हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम एनसीईआरटी सीरीज में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे तमाम बड़े बड़े किंगडम्स का, महाजनपदास का। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले एक छोटी सी जानकारी, यहाँ पर हम सिर्फ एनसीईआरटी कोर्सेज को ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन चाहते हैं अपनी तैयारी के लिए यूपीएससी की, उसके लिए आप हमारे तमाम कोर्सेज अवेल कर सकते हैं video.onlyis.in पर जाकर। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेरीज हैं, उनके लिए आप info@onlyis.com पर जाके पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आज के चैप्टर के बारे में, जो है चैप्टर नंबर 5, जहां हम बात करेंगे तमाम किंगडम्स की, राजाओं की और कुछ जो अर्ली रिपब्लिक्स थे उनके बारे में। ओवरव्यू, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हमारा हर चैप्टर या फिर हर किताब सवालों से भरी होती है और सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या सवाल पूछे जाएंगे? क्या कुछ लोग राजा बने? तो कैसे बने? जो वर्ण सिस्टम था वो कैसा था? जनपद क्या है? जनपद कैसे बने? जनपद से महाजनपद कैसे बने? कुशाम्बी क्या है? टैक्सेस किस तरीके से लिए जाते थे? एग्रीकल्चर में क्या क्या बदलाव आए? मगध जो इतना बड़ा साम्राज्य बना, वो कैसे इतना बड़ा साम्राज्य बन गया? सिकंदर, अलेक्जेंडर के बारे में भी हम जानेंगे। साथ में हमें वज्जी के बारे में, जो कि एक रिपब्लिक था, उसके बारे में भी चर्चा इस किताब के इस चैप्टर में मिलती है। सबसे पहले हम बात करें कि किस तरीके से हमें पता चलता है कि हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। कुछ लोग राजा, महाराज और राजा किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है लगभग 3000 साल पहले। टाइमलाइन में अगर हम देखें तो आज से, मैं आपको ड्रॉ करके ही बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम हैं 2020 में, यहाँ पर 0, आप 2000 यहाँ से चलिए और 1000 यहाँ पर। तो अगर हम देखें 1000 बीसी के आसपास ये बड़े बड़े जो सेक्रीफाइसेस हैं उनकी प्रैक्टिसेस चालू हो गई। और उन बड़े बड़ी जो प्रैक्टिसेस चालू हुई सेक्रीफाइसेस की, उनका एक एग्जाम्पल है अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़े को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, हॉर्स सेक्रीफाइस होता है। इस यज्ञ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है और ये घोड़ा जहां तक भागता है, जहां तक दौड़ता है, वो सारा साम्राज्य उस घोड़े के मालिक जो राजा है उसका हो जाता है। अगर कोई भी रास्ते में इस घोड़े को रोक लेता है, उसका अर्थ यह है कि वो उस राजा को चुनौती दे रहा है लड़ने के लिए। जनरली जो राजा घोड़े को पास हो जाने देते थे, अपनी टेरिटरी से निकल जाने देते थे, उनको इस अश्वमेध यज्ञ में बुलाया जाता था और मूक दर्शकों की तरह चुपचाप बैठ के ये यज्ञ देखना पड़ता था। और अगर कोई राजा को ललकार देता था तो राजा पहले उस सामने वाले उस राजा से लड़ता था और उसके बाद ये यज्ञ होता था। यज्ञ की खास बात यह है, इस यज्ञ में आप देखने वाले हैं पर्टिकुलरली कि जो राजा है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी राजा जो है वो तो सिर्फ एक स्पेक्टेटर का काम करते हैं, आते हैं और देखते हैं और चले जाते हैं। जो राजा है यहाँ पे, उसका मेन काम यह है कि उसको आप देखेंगे शेर के खाल के ऊपर बिठाया जाएगा या फिर बहुत ही स्पेशल पोजीशन में बैठाला जाएगा। उसके बाद जो रिचुअल्स हैं वो प्रीस्ट के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे। तमाम राजा महाराजा हैं या वैश्य हैं या फिर और भी जो सामान्य जनजीवन है, वो सब कोशिश करेंगे गिफ्ट्स लेकर आए। वो गिफ्ट्स लेकर आएंगे राजा के लिए और इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। वहां पर एक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिसको हम शूद्र कहते हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। उनको उन रिचुअल्स में इन्वॉल्व करने की अनुमति नहीं होगी। फिर हम वर्णास की बात करें। वर्ण में आपको हमेशा चर्चा करता हूं, तो वर्ण की हम चर्चा करने से पहले समझते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड, जिसकी हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या बदलाव आने लगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ऋग्वेद, सामवेद, वाय यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋसाया। इस तरीके से मैं आपको याद कराने का प्रयास करता हूँ। आपको इससे क्रोनोलॉजी भी क्लियर हो जाती है, कौन सा वेद कब आया ये आपको आराम से पता चल जाता है। अब देखिए, ऋग्वेद में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि 1000 हाइम्स है। उसके बाद सामवेद की जब बात आएगी तो सामवेद में आप देखने वाले हैं कि इन हाइम्स को गाना कैसे है, उस चीज के बारे में चर्चा की गई है ऋग्वेद के बाद सामवेद में। सामवेद के बाद आप यजुर्वेद की बात करें तो यजुर में वाय है, वाय से आप याद रखें यजना। ये जो यजना है या यज्ञ है, इसकी जिस तरीके से पद्धति होती है, जो आपके फिक्स स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, उन स्टेप्स की बात की गई है यजुर्वेद में। फिर फाइनली आता है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में तमाम सेक्शंस हैं, तमाम ब्रांचेस हैं, चाहे आप साइंस की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, इकोनॉमिक्स है और भी वैदिक लिटरेचर है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, यहाँ पर काला जादू की भी चर्चा की गई है अथर्ववेद में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। आप देखेंगे अर्ली वैदिक पीरियड में गंगा और यमुना का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखने मिलेगा आपको। गंगा यमुना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। इंपॉर्टेंट थे आपके इंद्र, सोम और फायर।
जिनको अग्नि कहते हैं। पर यहाँ पर गंगा जमुना का काफी जगह जिक्र होगा, बहुत जगह डिटेल में दिया जाएगा, डिस्कशन होने वाला है। अथर्ववेद में, सामवेद और यजुर्वेद, इन तमाम जगह पे गंगा और यमुना का काफी इंपॉर्टेंस पड़ जाएगा। फिर जो प्रीस्ट है उनका काम होगा रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म करना है वो बात बताना, और जो रूलर्स हैं वो सोसाइटी को कंट्रोल करेंगे या रूल करेंगे। अब जरा हम वर्ण के बारे में भी समझते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्णास थे कैसे डिवाइडेड थे। पहले तो आप समझ लीजिए कि जो प्रीस्ट हैं और वॉरियर्स हैं वो कहीं ना कहीं हायर फॉर्म ऑफ लाइफ जी रहे थे, वो हायर स्ट्राटा में थे सोसाइटी के। उसके बाद फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, लेबरर्स, ये तमाम जितने भी लोग थे इन सबको बांट दिया गया था। प्रीस्ट और वॉरियर्स धनाढ़ हो गए, पैसे वाले हो गए थे, क्यों? क्योंकि हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बिलोंग कर रहे थे। अगर वॉरियर कोई चीज जीत के आ रहा है, कहीं जीत के आएगा, तो वो पूरा पैसा थोड़ा सा उसमें से प्रीस्ट को देगा, बाकी खुद के पास रखता था और अपने पीपल में भी बांटता था, तो वो रिच हो गए। बाकी आप देखने वाले हैं जो दूसरे सोसाइटी के कंपोनेंट्स हैं, जैसे आप कहें हर्डर जो चरवाहे होते हैं, क्राफ्टमैन जो आपके तमाम तरीके की चीजें बनाते हैं, चाहे लोहे की या लकड़ी की, सोने की, इस तरीके से। उसके बाद आप देखेंगे जो श्रमिक हैं, लेबरर्स हैं, उनका लाइफस्टाइल, या फिर आप देखें मछली पकड़ने वाले, या फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि शिकार करने वाले, या फिर फल फ्रूट गैदर करने वाले। तो इन सब की जीवन में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया था। ये तब पुअर के पुअर ही थे या गरीब के गरीब थे। अमीर सिर्फ दो लोग हो गए थे, एक प्रीस्ट और एक वॉरियर। दो लोग अमीर हो गए थे। फिर आप देखेंगे कि जो प्रीस्ट है, इन्होंने ही आपकी सोसाइटी को या आपके पीपल को चार ग्रुप में डिवाइड किया, जिसको इन्हें वर्ण कहा। वर्ण व्यवस्था को अब अगर समझने का प्रयास करें तो सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेंगे। ब्राह्मण का काम रहेगा आपको पढ़ाई करवानी है, और आपको वेदास के बारे में ज्ञान रहेगा। आप वेदास का ज्ञान, जो ज्ञान है उसको आप आगे बढ़ाएंगे। कहाँ पर? वो आप आगे बढ़ाने वाले हैं आपके ब्राह्मण्स में। सेक्रीफाइसेस कराने का काम, रिचुअल्स कराने का काम, ये सब ब्राह्मण्स हैंडल करेंगे। जो रूलर्स हैं, रूलर्स जो कि क्षत्रिय में आएंगे, इनका काम होगा आपको लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़नी और अपनी जनता की प्रोटेक्शन करनी है, प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, ये इंपॉर्टेंट काम रहेंगे। फिर आप बात करें विश्व या वैश्यास, जिनका पर्टिकुलर काम रहेगा बिजनेस करना, फार्मिंग, हर्डिंग, ट्रेडिंग, ये सारे काम रहने वाले हैं वैश्यास के। पर्टिकुलरली यहाँ अगर हम बात करें तो जो क्षत्रिय है और जो आपके वैश्य हैं, दोनों आपके सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी यज्ञ होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और उनको परफॉर्म भी कर सकते हैं। पर शूद्र की जो बात करें, जो कि फोर्थ स्ट्राटा आता है सोसाइटी का, उसमें आपको सिर्फ जो बाकी की तीन स्ट्राटाज हैं ऊपर, चाहे ब्राह्मण की बात करें, क्षत्रिय की बात करें, या फिर और भी तमाम वैश्य की बात करें आप, तो तीनों को आपको सर्विस करनी है, ये काम था शूद्रों का। उसके अलावा आपका कोई काम नहीं था। आप जो सेक्रीफाइसेस हैं उनको परफॉर्म नहीं कर सकते, आप उन सेक्रीफाइसेस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। तो काफी विकट स्थिति थी शूद्रों की, शूद्र काफी इस चीज से परेशान है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई चीज हो रही है और उससे कुछ लोग खुश हैं, कुछ ना खुश हैं, तो जो लोग उससे ना खुश होंगे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दोनों हाथों से उसका स्वागत नहीं करने वाले। और यहाँ पर आपकी बात आएगी कि कुछ राजा होंगे जो ये मानेंगे कि मैं प्रीस्ट से भी बड़ा हूं, मैं ब्राह्मण से भी बड़ा हूं, मैं क्षत्रिय हूं लेकिन मैं ब्राह्मण से बड़ा हूं। कुछ ऐसा मानेंगे कि ये जो पैदा पैदाइश से जो आप वर्ण व्यवस्था बना रहे हैं कि पीपल विल बी डिफाइंड बाय देयर वर्थ इन विच वर्ण दे बिलोंग, वो चीज जो आ रही है वो भी सही नहीं है। कुछ ये कहेंगे कि लोगों का उनके पेशे के हिसाब से, उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से ये वर्ण व्यवस्था होना सही नहीं है, सब एक जैसे हैं, ये भी बात आएगी। फिर कुछ ऐसा कहेंगे कि सबको हक होना चाहिए ये रिचुअल्स परफॉर्म करने का। आप देखेंगे छुआछूत जो अनटचेबिलिटी है वो भी काफी बढ़ जाने वाली है लेटर वैदिक पीरियड में, और इसकी भी कहीं ना कहीं तक कड़ी निंदा की जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के आसपास के इलाके में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, ये जो डिफरेंस है सोसाइटी का और इकोनॉमिक का, ये ज्यादा शार्प नहीं था, बहुत ही माइनर चेंज था। जैसे मैंने आपको बताया प्रीस्ट और ब्राह्मण्स जो हैं और आपके क्षत्रिय या फिर वॉरियर्स जो है वो रिच होंगे। पर नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में आप देखेंगे ये ज्यादा इकोनॉमिक डिफरेंस नहीं था, सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस मेजर नहीं थे। इससे ये समझ में आता है कि उन सोसाइटीज में जो प्रीस्ट है उसका इन्फ्लुएंस कम रहा होगा, ये आपको समझ में आता है इन इलाकों से। फिर हम बात करें जनपद की, तो जनपद का सीधा मायना ये है, हमने पहले भी जनपद की बात की थी, जहां पर भी जो जनाज हैं, जो लोग हैं, एक ग्रुप है, उनने अपने कदम रखे उस जगह को जनपद कह दिया। अब जन का मतलब आप समझते हैं, जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड जन। आप कहते हैं जनशक्ति, जनगणना मीन्स पीपल, जन इज पीपल। पद मीन्स होता है पैर संस्कृत में। जब आप बात करते हैं कि पदम मीन्स होता है लोटस, इस तरीके से संस्कृत में जो फुट है उसको आप पद कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझिए जनपद का अर्थ है जहां पर जन ने अपने पैर रखे। अब इसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे पुराना किला के इलाके में हमें ये एविडेंस मिलेंगे जनपद के। हस्तिनापुर है जो मेरठ के पास है आपके उत्तर प्रदेश में,
वहां से भी आपको एविडेंस मिलते हैं। अतरंजी खेरा है जो एटा के पास है उत्तर प्रदेश में, वहां से भी आपको जनपद के एविडेंस प्राप्त होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जीवन कैसा था लोगों का। लोग कुटिया में रहते थे या फिर हट में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। झोपड़े का मैं आपको थोड़ा सा एक स्कीमेटिक बता दूं। इस तरीके से यहाँ पर घास और मिट्टी से बनाकर एक इस तरीके से छोटा सा एक घर बना लेंगे, ये कुटिया, इस तरीके की चीज में वो रहते थे। जानवरों का पालन मेन काम था उनका, जहाँ पे वो एनिमल्स और कैटल्स को रखते थे। और जो वैरायटी थी क्रॉप्स की, चाहे आप बात करें गेहूं है, चावल है, जौ है, गन्ना है, पल्सेस हैं, पल्सेस में आपकी तमाम दालें आ जाएंगी, तिली है जिसको आप सीसम कहते हैं, और मस्टर्ड, सरसों, ये सारी चीजें आपकी उगाई जाएंगी। और ये इस तरीके से इनका पूरा जो एक सोशल सिस्टम है, जो विलेज सिस्टम है, वो चलता था। हम इस मैप को पढ़ेंगे, हम इस मैप में चर्चा करने वाले हैं बहुत सारे जो तमाम इंपॉर्टेंट महाजनपद हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। छोटे छोटे जनपद जो हैं, जब वो एक साथ कंसोलिडेट होने वाले हैं तो वो महाजनपद बन जाएंगे, तो उनकी हम चर्चा करने वाले हैं आगे आने वाली स्लाइड में। अब हम ये देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जनपद है तो फूड प्रोडक्शन होने वाला है। हमने पिछले चैप्टरों में देखा है जैसे ही फूड प्रोडक्शन होता है तो उसकी दो चीजें होती हैं, या तो आपको खाना पकाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी यूटेंसिल की, या फिर आपको फूड को स्टोर करने के लिए यूटेंसिल की जरूरत पड़ेगी। तो आप स्टोर करेंगे और कुक करेंगे, और दोनों के लिए जो यूटेंसिल बनते हैं उससे हमें बहुत सारी चीजें उनकी सोसाइटी और लाइफस्टाइल के बारे में पता चलती है। यहाँ पर आप देखें तो जनरली ग्रे कलर का ज्यादा महत्व था। ग्रे कलर के बर्तन बना करते थे जिनको आप पेंटेड ग्रेवेयर्स कहते हैं। तो पेंटेड ग्रेवेयर्स का काफी ज्यादा महत्व था, इस प्रकार के बर्तन बना करते थे। और इसके साथ आप देखें तो इनकी जो क्वालिटी है बड़ी फाइन होती थी, बड़े चिकनी होती थी इनकी क्वालिटी, स्मूथ होता था इनका सरफेस। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी, आप देखिए इतना पुराना लेकिन काफी चमकदार लग रहा है, काफी स्मूथ लग रहा है। इसकी खासियत ये थी कि इसको ऐसे रोजमर्रा के जीवन में डेली लाइफ में यूज नहीं किया जाता था। इन बर्तनों को तभी यूज किया जाता था जब कोई खास कोई इवेंट है, कोई ओकेशन है, कोई फंक्शन है, कोई त्योहार है, तब इसको यूज किया जाता था। या फिर किसी महत्वपूर्ण आदमी को खाना परोसना हो तब इन चीजों का प्रयोग किया जाता था। उसके अलावा ऐसे बर्तनों का प्रयोग कम होता था, क्योंकि ये काफी स्मूथ है, अच्छी क्वालिटी के हैं, तो शायद महंगे भी होते होंगे। अब हम बात करते हैं महाजनपद की। तो आप टाइमलाइन पे फिर से मैं आपको समझा दूं। ये 3000 2000 जो भी होते हैं, मैं प्रयास करता हूँ आपको टाइमलाइन पे बता दूं, ताकि आपको भविष्य के लिए काफी अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। यहाँ पर हम कहते हैं ईशा का जन्म हुआ शून्य पर। यहाँ पर आप देखिए 2000 से यहाँ आना है हमें 500 साल। और आप अगर इसको चाहें तो लिख सकते हैं 500 BC, या फिर आप इसको फुल स्केल पे लिखेंगे तो आप लिखने वाले हैं 2500 ईयर्स। तो 2500 ईयर्स आप देखेंगे कि कुछ जनपद है जो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए, दे बिकेम मोर इंपॉर्टेंट। और जब वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे जुड़ेंगे, और जोड़ के एक बड़ा एरिया बन जाएगा जिसको हम महाजनपद कहते हैं। हर महाजनपद की एक कहानी थी कि हर महाजनपद के पास एक कैपिटल होगा, और उस कैपिटल में एक किला बनाया जाएगा, उसको फोर्टिफाई किया जाएगा। बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें होंगी, उसमें लकड़ी का प्रयोग होगा, ईंटों का प्रयोग होगा, पत्थर का प्रयोग होगा, और उस तरीके से बड़ा सा किला बनाया जाएगा। अब ये किला वो इंडस वैली के किले से आप अगर कंपेयर करें तो इंडस वैली का किला काफी छोटा होता था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से वेस्ट में जो है आपका सीटाडेल होगा, और ईस्ट में जो है जनरल पीपल रहते होंगे। ईस्ट जो है वो लोअर होगा, वेस्ट जो है वो हायर होगा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरीके की चीजें यहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ के जो फोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा बड़े बनने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महाजनपद की। क्या क्या महाजनपद थे, कितने तरीके के महाजनपद थे। यहाँ आप देख रहे हैं ये कम्बुज एक महाजनपद है, गांधार एक महाजनपद जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास के इलाके में, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में। फिर आप देखेंगे कुरु, मत्स्य, पांचाल, सुरसेना, अवंती, असका, सेडी, वत्स, काशी, मगध। ये मगध बहुत पावरफुल होने वाला है आगे आके। अंग। फिर आप देखने वाले हैं वज्जी। ये मल्ल जो है, यहाँ से आपके गौतम बुद्ध यहीं से आए थे। मल्ल में जो शाक्य वंश है वहां से ये ओरिजिनेट होते हैं, वहां से इनका लीनेज ड्रॉ किया जाता है। और कौशला। इस तरीके के 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद होंगे। और 16 महाजनपद में से आप देखने वाले हैं आगे आने वाले समय में मगध सबसे पावरफुल महाजनपद बन जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं फोर्ट्स की, किलों की। आप जानते हैं जब बड़े बड़े किले बन रहे हैं तो उनका कोई ना कोई वजह होती होगी, तभी तो आदमी इतना पैसा लगाता है, इतना रेवेन्यू जो आता है स्टेट का वो पूरा उन किले को बनाने में लगा दिया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या फायदे होते थे, किस तरीके से इनको किले को बनाने से फायदे होते थे। व्हाट वर द एडवांटेजेस? पहला, अटैक से बचते हैं आप। एक्सटर्नल अटैक से बचने की पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है अगर आप बढ़िया किले बना लें। दूसरी चीज आप देखेंगे कि ये जो बड़े बड़े किले हैं ये बताते हैं कि राजा कितना अमीर है, कितना पावरफुल है। आप आज के समय में भी देखिए, जब आप देखते हैं किसी आदमी का, जो बड़े लोग हैं वो बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, शायद उनमें रह भी ना पाते हो,
चाहे अंबानी का बंगला देख लीजिए आप, पता नहीं कितने हजार करोड़ों का होगा, पर उसमें वो 2 घंटे नहीं रह पाए, फिर भी वो बना रहा है। वो इसीलिए बनाते हैं अपना रिचनेस और अपना पावर दिखाने के लिए। और उन बड़े बड़े किलों में बड़ी बड़ी दीवारें होंगी, बहुत ऊंची ऊंची मीनारें होती हैं, इस तरीके के घर या फिर इस तरीके के किले बनाए जाते हैं अपनी रिचनेस और पावर दिखाने के लिए। दूसरी चीज यह है कि उस किले के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उनको कंट्रोल करना भी ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं होती थी राजा के लिए। तो ये 3 फायदे हमने देखे किले बनाने के। अब अगर इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं तो मेगा स्ट्रक्चर के लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, लेबर की जरूरत पड़ने वाली है, और साथ में जरूरत पड़ने वाली है आपको मटेरियल की। तो प्लानिंग, लेबर और मटेरियल की बात करें तो मटेरियल में ईंटें और पत्थर बहुत ज्यादा तादाद में यूज किए जाते थे। उसके बाद लेबर जो है वो हजारों औरतें, बच्चे और इन आदमी काम करते थे इन बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स को सच बनाने में। उसके बाद रिसोर्सेज की मैं बात करूं तो चाहे आप लोहे की बात कर लीजिए, या फिर जो गारा लगता था मोटार जो चाहिए उसके लिए, या फिर ब्रिक्स के लिए जो आप क्ले यूज करने वाले हैं, या स्टोन्स को आपको लेके आना है उसके ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज भी लगते थे। और इससे आपको समझ में आता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी वहां की महाजनपद की जो आपकी इकोनॉमी है, वो बहुत ज्यादा अच्छी ग्रो कर रही थी। और हमेशा से जीवन का एक सीधा साधा मूल मंत्र है, इसको आप याद रखिए, ये आपके घर में काम आएगा, ये आपके नेशन बिल्डिंग में काम आता है, ये हर जगह कहीं किसी भी सोशल सिस्टम में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कि ई इज इक्वल्स टू ई, जहां मैं ये मानता हूं कि अगर आपको इकोनॉमी तगड़ी रख रख देंगे तो आप एम्पायर बनाने के लायक हो जाएंगे। चाहे आप रोमन्स की बात करें, ग्रीक्स की बात करें, या फिर आप मगध की बात करें, हर जगह पर यह फॉर्मूला लगने वाला है कि एक बड़ा एम्पायर बनाने के लिए आपको एक स्ट्रांग इकोनॉमी की जरूरत है। जो कि मगध के केस में आप देखने वाले हैं, जब मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य आने वाला है तब अर्थशास्त्र का काम चाणक्य ने जिस तरीके से इकोनॉमी को बिल्ड किया, उस वजह से जाके मौर्य इतने ज्यादा ताकतवर हो पाए। अब हम बात करने वाले हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी में किले की एक दीवार मिली है जो इलाहाबाद के पास में उत्तर प्रदेश में है। वहां पर दीवार जो मिली है उससे हमें समझ में आता है कि कितने नायाब तरीके से बनाई होगी कि आज 2500 साल बाद, 2500 साल बाद भी ये दीवार जो है ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में है, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर में है। तो ये काफी अप्रिशिएबल है। आप यहाँ देख सकते हैं हमने मैप में भी कौशाम्बी जो है उसको हाईलाइट करने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इकोनॉमी के लिए अगर आपको एम्पायर बनानी है तो आपको इकोनॉमी चाहिए। यहाँ से हम एक और चीज समझ सकते हैं कि अगर आपको एम्पायर बनानी है उसके लिए आर्मी भी चाहिए। आर्मी के लिए आपको चाहिए सैलरी, सैलरी देने के लिए आपको चाहिए रेवेन्यू, और ये रेवेन्यू आपको कलेक्ट करना तो उसके लिए आपको फार्मिंग एक्टिविटीज जो मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू थी, मेजर पार्ट ऑफ द जीडीपी थी उस टाइम पे, उसको ग्रो करने की जरूरत है। यहाँ पर समझ में आता है कि धीरे धीरे सोल्जर्स को कैश में आप रेवेन्यू देने लगे, कैश में उनको पैसे मिलने लगे, उनकी सैलरीज प्रॉपर टाइम पे मिलने लगी, और सालों साल एक पूरे साल के लिए अपनी सोल्जर्स को मैनेज कर पाए, स्टैंडिंग आर्मी को रख पाए, जिससे इनका एक्सपेंशन बड़ा आसान हो गया। एक और चीज आप समझेंगे कि जो पेमेंट्स होती थी इनमें जो सिक्के या फिर पर्टिकुलर कॉइन्स यूज करते थे उनमें पंच मार्क्स होते थे। इस तरीके से आप देखेंगे निशान होता है, निशान किसी भी राज्य का हो सकता है, और उस राज्य के निशान को देख के समझ में आता है कि ये इस राज्य की करेंसी है। जैसे आज भी हमें पता चलता है ये रशियन करेंसी है, ये रूबल है, ये रुपीज है, ये डॉलर है, ये क्रोनर है और ये पाउंड है, उसी तरीके से उस समय भी चलता था। अब मैंने आपको बताया कि एम्पायर खड़ा करना है तो टैक्सेस तो चाहिए, रेवेन्यू तो चाहिए। और जब आपको रेवेन्यू चाहिए तो वहां आपको एक और चीज समझ में आनी चाहिए कि रेवेन्यू आएगा कहाँ से। और ये रेवेन्यू आएगा हमारे अलग अलग प्रकार से, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं। चाहे क्रॉप ग्रोइंग होगा तो वहां पर आप देखिए 1/6 ऑफ द रेवेन्यू ले लिया जाएगा। आपका जो प्रोड्यूस है उसका 1/6 आपको, एक छठा हिस्सा आपको देना पड़ेगा, जिसको आप कहते हैं भाग या शेयर। इसके बाद हम देखेंगे कि जो क्राफ्टमैन है आपके, जो अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते हैं, कुर्सी टेबल बनाते हैं, या फिर ज्वेलरी बनाते हैं, या फिर लोहे की तलवारें बनाते हैं, या तमाम चीजें बना रहे हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं टैक्सेस वसूले जाएंगे। यहाँ पर जो टैक्स है वो वसूला जा रहा था उनके प्रोड्यूस से, यहाँ पर उनका टैक्स वसूला जाएगा उनके लेबर से। उनको एक पर्टिकुलर पीरियड में काम करना पड़ेगा एम्परर के लिए, तो इस तरीके से इनसे टैक्स लिया जाएगा, मतलब टैक्स इन काइंड। फिर हर्डर्स जो होते हैं आपके, जो चरवाहे होते हैं, चरवाहों से ये कहा जाता था कि आप एनिमल्स देंगे, जानवर आप प्रोड्यूस करेंगे, जानवर आप देंगे, और वो जानवर जो आप देने वाले हैं वो एक तरीके से आपका टैक्स होने वाला है। दूसरे तरीके से जो सामान ले आया और लाया जाएगा, जो बेचा जाता है मार्केट में, उस सामान का भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आप समझते हैं आज के समय भी आप देखेंगे कस्टम ड्यूटीज लग रही हैं, ऑक्ट्राइज लगती थी, अब तो जीएसटी में सब्सिडी हो गई, लेकिन ये सारी चीजें जो लग रही हैं, ये सारी चीजें टैक्स जनरेट करने के काम आती है। मार्केट में जो गुड्स का एक्सचेंज होता है उससे भी आपका टैक्स जनरेट होता था।
जो हंटर और गैदरर्स हैं, जो शिकार कर रहे हैं और जो फल फ्रूट ये सब इकट्ठे करते हैं फॉरेस्ट से, उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस राजा के सामने पेश करनी होगी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस राजा के लिए लेके आनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, चाहे हंटर गैदरर हो, चाहे फिर आपके ट्रेडर्स हो, या फिर आपके हर्डर्स हो, या फिर क्राफ्टमैन हो, या फार्मर्स हो, सबसे बढ़िया तरीके से टैक्स वसूला जाता है। अब हम बात करते हैं कि इतने बड़े एम्पायर को, इतने बड़े किंगडम को अगर आपको सस्टेन करना है तो उसके लिए आपको चाहिए फूड। अब फूड सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है, हमारे इंडिया के लिए भी एक चैलेंज था, और यहाँ पर हम समझते हैं किस तरीके से चैलेंज को फेस किया और सॉल्व किया। तो दो बदलाव जो बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। पहला है कि आयरन के प्लॉ को यूज करने लगे। ये जो हल होता है आपका, मैं आपको हल ड्रॉ करके बता देता हूँ, आपने देखा होगा फिर भी। इस तरीके का एक हल होता है, इससे आप जो आपकी लैंड है उसको आप प्लॉ कर देते हैं, खोद देते हैं उसको। और ये जो प्रोसेस है इसमें आप आयरन का यूज करेंगे तो डीपर पेनिट्रेशन होगा, तो जो क्लेई सॉइल होगी उसमें भी आप प्रॉपर तरीके से लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, उसको भी आप अच्छे तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। जो पैडी है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता था। अब पैडी को ट्रांसप्लांट करने के लिए पहले क्या होता था, एक एक बीज को आपको शो करना पड़ता था। अब उन बीजों को आप एक जगह पर रख देंगे, वहां से उसको जब वो थोड़ा सा पौधा उग आएगा उसको आप ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं, एक एक पौधे को इतने बड़े जमीन में, इतने बड़े क्षेत्रफल में लगाने में कमर टूट जाती है। इट इज अ बैक ब्रेकिंग प्रोसेस। आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा मेहनत लगेगी इसमें। और ये काम कराए जाते थे स्लेव्स से। जो स्लेव मैन एंड वुमेन है, जिनको आप दासा और दासीस कहते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में भी चर्चा की है, उनसे यह काम कराया जाता था। साथ में जो कम कार्ज होते हैं, कम कार्ज का मायना होता है, कम कार्ज का अर्थ होता है वो ऐसे फार्मर्स या ऐसे एग्रीकल्चर लेबरर्स जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, लैंडलेस लेबरर्स कहेंगे हम, उनको कमकार कहा जाता था। ये टर्म आपको याद रखना है, कभी कभी प्रीलिम्स में डायरेक्टली ऐसे टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। फिर हम अब फाइनली बात करते हैं मगध की, सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे ताकतवर, जिसमें आप देखने वाले हैं किस तरीके से नंद डायनेस्टी चलने वाली, फिर मॉडर्न्स आने वाले हैं, और उसके बाद आगे भी इसके मैनिफेस्टेशंस रहेंगे। तो मगध आखिर इतना पावरफुल कैसे हो गया? 16 महाजनपद थे, पर पर्टिकुलरली वाई मगध? किसी भी बड़े एम्पायर को या किंगडम को बनने में ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ज्योग्राफिकल, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल, तो ये दोनों जो रिसोर्सेज होते हैं, ये किसी भी कंट्री को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं, और इसी तरीके से मगध के साथ हुआ। आप देखेंगे मगध जो है वो सिचुएटेड था इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स लाइक गंगा एंड सोन। अब जब इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं तो पानी की इनको कमी नहीं होने वाली है। हमने हमारे एनसीईआरटी लेक्चर्स जो साइंस में डिस्कस किए थे उनमें हमने वाटर के बारे में बात की थी। वाटर में हमने एक चीज रिपीट की थी, वो मैं यहाँ भी रिपीट करूंगा। एक रहीम का दोहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो जो उबरो मोती मानस चून। पानी इतना ज्यादा जरूरी है वाटर सप्लाई के लिए, आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखिए, जमीन को फर्टाइल रखना है उसके लिए देखिए, हर जगह वाटर इज इंपॉर्टेंट। और मगध के पास इसके दो सोर्सेज थे, बहुत ही मेजर सोर्स, गंगा और सोन। इसके अलावा फॉरेस्ट ग्रोथ, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की बात करें तो फॉरेस्ट भी अच्छा खासा फॉरेस्ट था, जिससे आपको एलिफेंट्स और वाइल्ड एनिमल्स मिल जाते हैं, उनको आप कैप्चर करते हैं। वुड मिल जाती है जिससे आप बिल्डिंग बनाते हैं, तो आपको आर्मी के लिए एलिफेंट मिल गया, वुड मिल गया आपको बिल्डिंग्स बनाने के लिए। आयरन माइंस थी, जो आपकी ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज है, आयरन माइन से आपने बेटर वेपन्स बनाए, बेटर टूल्स बनाए। अभी हमने प्लॉ शेयर की बात की, तो आप देखिए एग्रीकल्चर में या फिर आपकी आर्मी में हर जगह आपको आयरन का यूज मिल रहा है, वुड का यूज मिल रहा है आपको, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है, फोर्ट्स बनानी है, उसके लिए एलिफेंट आप आर्मी में यूज कर रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें होने की वजह से मगध एज अ पावरफुल किंगडम अराइज होता है। अब यहां पर बात करते हैं कुछ दो इंपॉर्टेंट राजाओं की। एक राजा है बिंबिसार और उनके पुत्र, उनके बेटे अजातशत्रु। इन दोनों का एक ही बेसिक लॉजिक था या एक ही मंत्रा था। ये किसी भी तरीके से अपनी जो बाउंड्रीज है उनको एक्सपैंड करना चाहते थे, आसपास के जनपदों को जीतकर अपना जो मगध साम्राज्य उसको और फैलाना चाहते थे, उसको और विस्तृत करना चाहते थे, विस्तार बढ़ाना चाहते थे। महापद्मनंदा की बात करें, जो बिंबिसार और अजातशत्रु के बाद आते हैं, इनने माना जाता है कि नॉर्थ वेस्ट, जहां मैं बात कर रहा था आपसे गांधार की या फिर कंबुज की, वहां तक अपना एक्सपेंशन कर लिया। वहां तक इनने जो आपका मगध साम्राज्य है उसको बढ़ा दिया। पहले राजगृह या फिर आज के समय राजगीर बोला जाता है उसको, जो बिहार के पास है, उसको कैपिटल माना जाता था मगध का। और कुछ सालों बाद फिर ये चेंज हुआ, कुछ साल तो नहीं, काफी सालों बाद, जैसे ही आप देखने वाले हैं मौर्य वंश आएगा, तो फिर पाटलिपुत्र कैपिटल बन जाएगा मगध साम्राज्य का, जो कि आज के समय का पटना है। तो इस तरीके से कैपिटल में भी बदलाव आता है।
अब मैं आपसे कह रहा था हम सिकंदर के बारे में समझेंगे। सिकंदर अलेक्जेंडर ये बचपन से ही चाहता था कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, मैं पूरी दुनिया को अपने काबू में कर लूंगा, पूरी दुनिया का राजा बन जाऊंगा। ये काफी छोटी उम्र में अपने घर से निकलता है, मैसेडोनिया से निकलकर आज आप देखिए मैसेडोनिया जो यूरोप में है, यूरोप से निकलकर ये पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकलेगा। इजिप्त में इसका साम्राज्य हो जाएगा, इजिप्त को ये जीत लेने वाला है। वेस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज है, वहां पे भी कंट्रोल हो जाएगा। आप देखिए किस तरीके से बढ़ता हुआ आ रहा है, ये मैप में हमने दिखाने का प्रयास किया है। और आगे फाइनली जैसे ही इंडिया आता है तो ब्यास रिवर के पास में आप देखने वाले हैं, इन द नियर द बैंक ऑफ रिवर ब्यास। यहाँ से उसकी आर्मी जो है उस रिवर को क्रॉस करना से मना कर देती है। आप समझिए ये आर्मी, ये आपकी ब्यास रिवर है, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर की आर्मी खड़ी है और यहाँ पर जो ईस्ट साइड है यहाँ पर आने से मना कर देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वहां के सोल्जर्स ने ये सुन लिया था कि मगध की सेना कितनी ज्यादा बड़ी है, कितनी ज्यादा ताकतवर है, कितनी ज्यादा कसर है, कितने बड़े बड़े उसमें हाथियों का, घोड़े गाड़ियों का प्रयोग किया गया है। जो फुट सोल्जर्स हैं वो कितने खतरनाक है, कितने ज्यादा है तादाद में। और इस चीज से घबराकर फिर जो उसकी अलेक्जेंडर की आर्मी है उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। अलेक्जेंडर का सपना वहीं टूट गया और वो वापस जाने लगा निराश होके। और आप देखने वाले हैं कि उसकी आगे जाके मृत्यु हो जाएगी। तो ये चर्चा की मैंने अलेक्जेंडर के बारे में। अब हम जरा वज्जी के बारे में समझ लेते हैं। वज्जी की कहानी कुछ ऐसी है कि ये, जहां तक हमने मगध के बारे में और अन्य जो भी महाजनपद उनके बारे में जब हमने पढ़ा तो वहां पर हमने देखा कि एक किंग होता था। वज्जी और भी कुछ ऐसे महाजनपद थे जहां पर पर्टिकुलरली बहुत सारे किंग्स होते थे, बहुत सारे रूलर्स होते थे। जब अश्वमेध यज्ञ या फिर ऐसे तमाम रिचुअल्स होते थे उसमें वो सारे रूलर्स साथ बैठ के ये चीजें किया करते थे। उनकी असेंबली मीटिंग्स होती थी, तब भी जो डिबेट्स होते थे, डिस्कशन होते थे, वो सब मिलके होते थे। अब एक खास बात यह है कि आप देखिए जो वज्जी है उसका कैपिटल है वैशाली, जो कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड होगा। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं आगे के चैप्टर में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह समझने वाली है कि जो विमेन है और दासा और कम्मकार्स, इनको असेंबली में पार्टिसिपेट करने के राइट्स नहीं थे। इन लोगों को असेंबली में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। एक बुक में एक स्टोरी दी है वज्जी के बारे में, अजात शत्रु एंड वज्जी। तो अजात शत्रु जो है वो कंटेम्पररी थे बुद्धा के। अजात शत्रु एक बार बुद्धा से पूछते हैं कि मुझे वज्जी पर हमला करना है, क्योंकि आपको मैंने बताया वो प्रयास करते थे अपने किंगडम्स को बढ़ाने का, एक्सपैंड करने का। तो वज्जी जो महाजनपद था उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। बुद्धा ये बोले कि वज्जी जब तक जिएगा या फिर जब तक वज्जी चलता रहेगा, जब तक उसमें ये कंटिन्यूस या रेगुलर मीटिंग्स होती रहेंगी, जब तक उसमें नारी का सम्मान होता रहेगा, जब तक उसमें चैत्य और विहार जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए वो रहेंगे, जब तक लोग अच्छे काम करेंगे वहां पे, अपने बड़ों की बात मानेंगे और सबका सम्मान करेंगे, तब तक वो चलता रहेगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये बुद्ध निकाय जो किताब है, दीघ निकाय, सॉरी दीघ निकाय, इस किताब में ये चीज काफी स्पष्ट रूप से लिखी गई है। जो चर्चा हुई थी, अजात शत्रु ने जो चर्चा की थी वज्जी के बारे में बुद्ध से। और जो बुद्ध और महावीर हैं, जैसे मैंने बताया, ये भी कहीं ना कहीं जो संघ या गण है जहाँ पर बहुत सारे रूलर्स होते हैं, उसी एरिया को, उसी महाजनपद को बिलोंग करते थे। और ये भी हमें पता चलता है बुद्धिस्ट बुक्स से। आगे हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि बुद्ध ने क्या कहा था वज्जी के बारे में। वज्जी जो है आप देखेंगे ये जो संघ या गणास जो है ये आपके गुप्ता पीरियड में आकर खत्म होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं ये कितने लंबे सस्टेन करते हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक ये सस्टेन करते हैं इन कंपैरिजन टू मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर भी खत्म होने लगता है, डिटेरिएट होता है, उसके बाद भी आपके गना और संघ काम कर रहे थे। तो आपको ये समझ में आता है कि काफी पावरफुल किंगडम्स थे जिनको कॉन्कर, जो प्रयास कर रहे थे इनको जीतने का, लेकिन फाइनली कितने साल बाद बुद्धा जब गुप्ता का रूल आया तब जाके ये कंट्रोल हो पाए, या जब जाके इनका कंट्रोल हाथ में आया। अब जैसे गण जो है, जो लोगों का एक ग्रुप होता है जहाँ पे तमाम मेंबर्स होते हैं, उसको आप गण कहते हैं, गना या फिर जना, दोनों शब्द एक ही जैसे। फिर आप बात करें संघ, संघ का मतलब होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आप बात करें राष्ट्रीय सेवा संघ की, सेवक संघ, तो इसमें भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन होती है उसको हम संघ कहते हैं। अब हमेशा की तरह जैसे हम इंटरनेशनल लेवल की भी बात करते हैं, तो यहाँ पर भी मैं इंटरनेशनल लेवल की एक चर्चा छेड़ना चाहूंगा। ग्रीस और एथेंस की जो कहानी है, यहाँ पर भी वज्जी जैसे रिपब्लिक हुआ करते थे। और वज्जी जैसे रिपब्लिक अगर हो रहे हैं यहाँ पर, तो जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होगी वो होगी मीटिंग्स। आप देखेंगे रेगुलर मीटिंग्स होने वाली। तो जो एथेंस के लोग थे उनका जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसको वो डेमोक्रेसी बुलाया करते थे। आज के समय जो आप देखते हैं, इंडिया जो है आपकी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अमेरिका जो है आपकी सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, तो वो डेमोक्रेसी बुलाया करते थे। और वो 200 ईयर्स तक ये चीज चलती है, पूरा सिस्टम जो है डेमोक्रेसी का वो चलता है। ऐसा कहा जाता था कि 30 साल से ऊपर की उम्र का जो आदमी है वह उसको फुल सिटीजनशिप दे दी जाती थी। असेंबली जो है वो 40 बार मिलती थी एक साल में, जहां पर
इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर चर्चा की जाती थी। जो सिटीजन्स है वो अलाउड थे, आप सारी मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, सिवाय यहाँ पर भी हम बात करेंगे विमेन वर नॉट अलाउड एंड स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू अटेंड दीज मीटिंग्स। जो इंपॉर्टेंट पोस्ट पे अपॉइंटमेंट्स होती थी वो आपकी लॉटरी सिस्टम से होती थी, लॉटरी निकालकर अपॉइंटमेंट्स की जाती थी। इसके बाद आप बात करेंगे तो जैसे सिटीजन्स है उनको आपके आर्मी और नेवी में भी सर्व करना पड़ता था, जिसको आज के समय आप देखें तो साउथ कोरिया में जो चीज़ें होती हैं कि आपको हर सिटीजन को, या फिर इसराइल में होती है तो कॉन्स्क्रिप्शन कहते हैं जिसको, जो हमारे इंडिया में अभी कभी लागू नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे कि तो इसराइल में और साउथ नॉर्थ कोरिया में सॉरी, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने मिलेंगी कि जो सिटीजन है उनको आर्मी और नेवी में सर्व करना होगा। जैसा मैंने आपको बताया विमेन को कंसिडर नहीं किया जाता था सिटीजन्स, ट्रैवलर्स को सिटीजन कंसिडर नहीं किया जाता था, और जो एथेंस और ग्रीस है इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में आपके स्लेव्स हुआ करते थे जो अलग अलग जगह पे काम करते थे, चाहे माइंस की बात करें, हाउस होल्ड में या वर्कशॉप्स में, लेकिन इनको भी सिटीजन्स नहीं माना जाता था। तो आप देख सकते हैं ग्रीस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुल्गारिया, मैसेडोनिया, अल्बानिया, यहाँ पर आपका ग्रीस है। इटली के जस्ट आप देख सकते हैं ईस्ट साइड ऑफ इटली में, यहाँ ग्रीस और एथेंस दोनों जगह पे डेमोक्रेसी फॉलो की जाती थी, जो कि कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वज्जी से मैच होती है। अब हमेशा की तरह हम बात करते हैं टेक अवेज की कि आखिर हमें इस चैप्टर को पढ़ने से क्या प्राप्ति हुई, क्या चीज़ हमें मिली। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सारे क्वेश्चंस को लेक्चर पॉज करके देखिए, इनके आंसर निकालने का प्रयास करिए, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं। आपने इनके आंसर्स निकाल लिए होंगे, तो अब हम डिस्कस करना चालू करते हैं। पहला सवाल है, राजास who let the Ashwamedh horses pass through their lands were invited to the sacrifice। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जी हाँ, जो राजा घोड़े को निकल जाने देते थे उनको इनवाइट किया जाता था, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा सवाल है, मेनी ऑफ द सिटीज इन महाजनपद वेर फोर्टिफाइड। तो ये भी हमने पढ़ा, जो सिटीज थी महाजनपद में, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए कैपिटल्स, वो फोर्टिफाइड थे, तो जो कैपिटल्स होंगे वो फोर्टिफाइड होने वाले, तो ये ट्रू है। उसके बाद आप बात करें, जो पॉट्स टू स्टोर ग्रेन वेर मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर्स। यहाँ पर आप देखें तो ये भी कहीं ना कहीं स्टोरेज के लिए आपके जो यूजर है ये सही हो जाता है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने खोज की है पैलेसेस की जो सेटलमेंट थे महाजनपद के लिए, तो इसके भी हमने देखे एग्जाम्पल पुराना किला और अतरंजी खेड़ा के आसपास, तो ये भी आपका सही हो जाता है, पैलेसेस के भी आपको एग्जाम्पल्स देखने मिले हैं। तो ये था डिस्कशन हमारे इस चैप्टर का। आने वाले चैप्टर में हम दूसरे चैप्टर्स को लेंगे, उनको काफ़ी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून टू ओनली IAS।